नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता, जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व के साथ भारत के संबंधों का मूल तत्व मानव संसाधन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51.07% हुई। देश में 1,59,798 रोगी स्वस्थ हुए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में अध्ययन की खबरों का खंडन किया और वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से दूसरे विमान में 150 से अधिक यात्री कोच्चि और बेंगलुरु के लिए रवाना। दोपहर समाचार में मैं निखिल कुमार और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। राजधानी में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने हिस्सा लिया। इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी के लिए कई उपायों की घोषणा की गई थी। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए रणनीति मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की थी। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों के भीतर कोविड-19 परीक्षण दुगुना किया जाएगा और 6 दिनों बाद इसे तिगुना किया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार को 500 रेल डिब्बे तत्काल प्रदान करने का निर्णय किया है, जिन्हें कोविड उपचार केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे दिल्ली में 8,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे। राजधानी के कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के दायरे में परीक्षण सुविधा मुहैया कराया जाएगा। केंद्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वरिष्ठ चिकित्सकों की एक समिति गठन करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्कृष्ट तौर तरीकों की जानकारी निचले स्तर पर दी जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की चिकित्सा प्रणाली में रेमडेसिविर दवा को केवल आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिलहाल इसके इस्तेमाल के लिए ज्यादा परिणाम उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण मीडिया में आई इन खबरों के बाद आया है कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड-19 की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है और ये देश में उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में प्रयोगशाला से पुष्टि का इंतजार किए बिना शवों को तत्काल उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर 9115-444-155 स्थापित किया है। कॉल करने वाले इस नंबर पर ओपीडी नियुक्तियां ले सकते हैं और स्वयं सेवकों से बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि आनंद विहार टर्मिनल पर सभी प्लेटफॉर्म कोविड-19 रोगियों के आइसोलेशन कोच की तैनाती के लिए आरक्षित रहेंगे। इस स्टेशन पर स्पेशल कोविड-19 कोच वाली 2 ट्रेनें पहले ही पहुंच चुकी हैं। आनंद विहार स्टेशन से रवाना होने वाली सभी रेलगाड़ियां अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाएंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 तक बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम्स को कोरोना महामारी के इलाज के लिए कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। शनिवार को दिल्ली सरकार ने इस तरह के सभी नर्सिंग होम्स को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित कर दिया था और उनसे कहा था कि वे आदेश जारी होने के 3 दिन के भीतर कोविड बिस्तरों को रोगियों को उपलब्ध कराना शुरू कर दें। केवल नेत्र चिकित्सा केंद्रों, ईएनटी केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों,
मैटरनिटी होम्स और आईवीएफ केंद्रों को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था। दिल्ली सरकार ने यह फैसला छोटे और मझोले मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड-19 और गैर कोविड-19 रोगियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने और महामारी के इलाज के लिए अधिक संख्या में बिस्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता का स्रोत है। नई दिल्ली में प्रवासियों के संरक्षकों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में आज मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का सार मानव संसाधन है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और कल्याण उपाय करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत यात्रा सुगमता और अवसर उपलब्ध कराने के लिए अन्य देशों की सरकारों के साथ बातचीत करता रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रवासियों के संरक्षकों को कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। Many of our workers who after long years of service abroad return with advanced skills and abilities could contribute to India's development. In fact, we are engaged in such data capture and mapping as an accompanying element of the Vande Bharat mission that is currently underway. MEA has facilitated data flows to NSDC to develop Swadesh, a database for skilled workers. Together with eMigrate, these can become basic tools for skilled job matching for migrant workers. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं पर महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों को अप्रभावी करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है कि भारत जितनी जल्दी संभव हो अपने शेयर बाजारों की स्थिति में सुधार करे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व के साथ भारत के संबंधों का मूल तत्व मानव संसाधन है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51.07% हुई। देश में 1,59,798 रोगी स्वस्थ हुए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में अध्ययन की खबरों का खंडन किया और वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से दूसरे विमान ने 150 से अधिक यात्रियों के साथ कोच्चि और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 9,520 हो गई है। संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 2.86% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक जांचें हो चुकी हैं। परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। अब तक देश में कुल 901 प्रयोगशालाओं को इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इनमें से 653 सरकारी और 248 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है। इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा। एक ट्वीट में परिषद ने कहा कि ये समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,390 नए रोगियों का पता चलने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,07,958 पर पहुंच गई है। राज्य में कोविड-19 से 3,950 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 50,978 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 161 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,808 हो गई है। इस अवधि में 4 रोगियों की मृत्यु होने के साथ राज्य में मृतकों की कुल संख्या 459 पर पहुंच गई है। बिहार सरकार ने आज से ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि अब राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटीन में ही भेजा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की दैनिक जांच की जाएगी। झारखंड में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 51.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 रोगियों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि 42 नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,766 हो गई है। 905 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। नागालैंड में कोविड-19 संक्रमण के 9 मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। इनमें से 89 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पांग्यू फोम ने आज एक ट्वीट में बताया कि 418 नमूनों की जांच में 9 संक्रमित मामले पाए गए। इनमें से 5 दीमापुर और 4 पेरेन से हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज कोविड-19 के 3 मामले और 1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। चंडीगढ़ में अब तक संक्रमितों की संख्या 355 हो चुकी है, जिनमें से 54 लोगों का उपचार चल रहा है और 255 लोग ठीक हो चुके हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 5 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 117 हो गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कल 682 नमूनों की जांच में से 5 संक्रमित पाए गए। ये पांचों व्यक्ति संस्थागत क्वारंटीन में थे और विभिन्न राज्यों से लौटे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण रोकने और 11 जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त की है। इन 11 जिलों में बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अधिकारी 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। बेंगलुरु महानगर पालिका अपशिष्ट के निपटान के लिए नए कर लगाने पर विचार कर रही है। महानगर पालिका के विशेष आयुक्त रणदीप ने आकाशवाणी को बताया कि मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन अधिभार के अलावा नागरिकों से कूड़े की सफाई के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान मुंबई बंदरगाह से 321 जहाजों और 96 लाख मीट्रिक टन सामग्री की आवाजाही हुई है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने कहा है कि बंदरगाह पर पूरी तरह काम हो रहा है। इसके अध्यक्ष संजय भाटिया ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान मुंबई बंदरगाह से इस्पात, चीनी, दालों, उर्वरकों, सीमेंट, मोटर वाहनों, कच्चा तेल तथा रसायनों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री की बड़ी मात्रा में आवाजाही जारी रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय भाटिया ने कहा कि पोर्ट ट्रस्ट के बंदरगाहों पर क्रूज लाइनरों को आने की अनुमति दी जा रही है ताकि दुनिया भर के जहाजों पर फंसे भारतीय क्रू अपने देश लौट सके। पिछले 2 दिनों में यानी 12 जून तक मुंबई के बंदरगाहों पर 6 क्रूज लाइनर्स आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में और भी समुद्र में तैरने वाले लग्जरी होटल नुमा जहाजों को बंदरगाह आने की अनुमति दी जाएगी। दुनिया भर में चल रही कोरोना वायरस महामारी के चलते अब तक इन सब जहाजों को मुंबई के बंदरगाहों पर आने की अनुमति नहीं थी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अंदाजा है कि 28 जून तक कुल 14 लग्जरी होटलों में से 10,000 भारतीय क्रू मेंबरों को मुंबई के बंदरगाहों पर उतारा जा सकता है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोशल मीडिया पर चल रही दोबारा लॉकडाउन की खबरों का खंडन किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन की किसी भी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। श्री रूपाणी ने यह भी कहा कि 1 जून से अनलॉक के बाद राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है। व्यवसाय, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसकी जांच और उपचार के बारे में निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र ने आज हैदराबाद में मीडिया को बताया कि निजी प्रयोगशालाओं से कहा गया है कि उनका कोरोना जांच शुल्क 2,200 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह निजी अस्पतालों से कहा गया है कि कोरोना संक्रमित रोगियों के बिना वेंटिलेटर वाले दैनिक इलाज का खर्च 7,500 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कई लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सुरक्षित दूरी का पालन करने, हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. So third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। जाने माने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप अपने अपने घर पे ही हैं। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, ना कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, लेकिन हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। हम उन तमाम लोगों को बहुत ही धन्यवाद करते हैं, चाहे वो हमारे आर्म फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर हो, जितने लोग जो इस वायरस से लड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम सब लोग उस वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। मुंबई में आज पश्चिम और मध्य रेलवे की कुछ उपनगरीय रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। ये सेवाएं राज्य सरकार के सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। पश्चिम रेलवे ने अपने ट्वीट में कहा है कि इन गाड़ियों के रुकने के स्टेशनों पर टिकट घर खुले रहेंगे, लेकिन ये सेवाएं आम नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी इन सेवाओं का लाभ उठाएंगे। पश्चिम रेलवे चर्च गेट से दहानू रोड और विरार के लिए 73 जोड़ी गाड़ियां चलाई जाएंगी। मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कसरा, करजट और पनवेल के लिए 200 जोड़ी गाड़ियां चलाई जाएंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के वार्ष्णेय हिस्सा लेंगे। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। आप #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से आज दूसरे विमान ने उड़ान भरी। इसमें 150 से अधिक यात्री हैं। एयर इंडिया की ये उड़ान कोच्चि और बेंगलुरु के लिए है। पहली उड़ान में 170 से अधिक यात्रियों को मुंबई, कोलकाता और भुवनेश्वर लाया गया था। श्रीलंका से तीसरी उड़ान अगले सोमवार को दिल्ली, लखनऊ और गया पहुंचेगी। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सुचारू रूप से इन उड़ानों के संचालन में सहायता के लिए श्रीलंका सरकार को धन्यवाद दिया है। श्रीलंका से इस महीने भारतीय नौसेना के पोत INS जलाश्व से लगभग 700 भारतीयों को लाया गया है। लगभग 2000 भारतीय नागरिकों ने स्वदेश वापसी के लिए कोलंबो के भारतीय उच्चायोग में पंजीकरण कराया है। इनमें मुख्य रूप से उद्योगपति, व्यापारी, पर्यटक और कामगार शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए तीसरे चरण में आज 167 भारतीयों को ढाका से दिल्ली लाया जा रहा है। ढाका से दिल्ली आने वाला ये दूसरा विमान है। पहला विमान पिछले महीने की 9 तारीख को दिल्ली पहुंचा था। अब तक वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से 1965 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। लगभग 230 भारतीयों को सड़क मार्ग से त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह हैं, लेकिन लोग अपने विचार 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है। आयुष मंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बासव रेड्डी ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक तनाव दूर करता है। उन्होंने बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ योगासनों का सुझाव दिया, जिससे परीक्षा के तनाव से निपटने में उन्हें मदद मिलेगी।
We have several practices like yogasana, pranayama and meditation or dhyana. Medically speaking, many of the physiological and biochemical tests conducted which shows that it is helping to reduce the stress, anxiety is a physiological and biochemical parameter. But at the same time, mental health is not just keeping our body fit and these medical parameters, but it is above all how we react and behave in extreme conditions. That's the most important thing. फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान में किया जाएगा। स्वर्गीय अभिनेता के प्रवक्ता ने बताया कि अंतिम संस्कार सुशांत के पिता के पटना से पहुंचने के बाद किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता की मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। विभिन्न मीडिया मंचों से फैलाई जा रही फेक न्यूज से अपने श्रोताओं को सतर्क करने के लिए हम अपने फैक्ट चेक एंड मिथ बस्टर खंड में भ्रामक खबरों से उन्हें आगाह करते हैं। इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं करा रही है और इस बारे में गूगल पर जो फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है वो फर्जी है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली चमकने तथा वर्षा होने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश होने का भी अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 31 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा होने या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 33 डिग्री के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन तीसरे पहर शाम के समय बादल छाने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 14 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। जम्मू कश्मीर में आज तड़के 4:36 पर 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुजरात में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कला और वाणिज्य वर्ग की परीक्षाओं के परिणामों की आज घोषणा कर दी गई। एक विज्ञप्ति के अनुसार इन परीक्षाओं में 76% से अधिक छात्र उत्तीर्ण रहे। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। 86% से अधिक उत्तीर्ण छात्रों के साथ राज्य के पाटन जिले का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा। सबसे खराब प्रदर्शन पंचमहल जिले का रहा, जहां सिर्फ 66% छात्र ही उत्तीर्ण हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत और नेपाल के बीच संबंध साधारण नहीं, दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विश्व के साथ भारत के संबंधों का मूल तत्व मानव संसाधन है।
देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 51.07% हुई। देश में 1,59,798 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में अध्ययन की खबरों का खंडन किया और वंदे भारत मिशन के तहत श्रीलंका से दूसरे विमान ने 150 से अधिक यात्रियों के साथ कोच्चि और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।